वेलकम टू शुभ पाठशाला। देखिए आज का टॉपिक क्या है, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स में डिफरेंस समझेंगे और इसका मीनिंग समझेंगे। भाई कंज्यूमर गुड्स होते क्या हैं, कैपिटल गुड्स होते क्या हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में आ जाता है, इनके डिफरेंस ही आ जाते हैं। और इस बार तो आप सबके जो एग्ज़ाम है वो भी रिटर्न बेस पे है, तो मे बी ये क्वेश्चन जो है आ सकता है। और आज हम जो भी टॉपिक है, जो 2, 3, 4 बचे हुए हैं, वो टॉपिक जो है आज करके जो है ये चैप्टर ख़त्म करेंगे। इसके बाद हम कुछ अगले वीडियो में फॉर्मूले वगैरह डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द जो है नेशनल इनकम को ख़त्म किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो ह्यूमन वांट्स होता है उसको डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, जो हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं फॉर द कंजप्शन, ठीक है, जो डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। वहीं पे अगर कैपिटल गुड्स की बात की जाए तो कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, ह्यूमन वांट्स को इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। वो दूसरे चीज़ों के प्रोडक्शन के प्रोसेस में काम आते हैं कि भाई दूसरे चीज़ों की जो प्रोडक्शन की जा रही है उसमें कैपिटल गुड जो है वो काम आता है। तो इस तरह से देखा जाए तो ये हमारे जो वांट्स होते हैं इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करता है। वहीं पे जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं वो हमारे वांट्स जो होते हैं वो डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अच्छा, अब कंज्यूमर गुड्स भी कई टाइप के होते हैं भाई, ड्यूरेबल होते हैं, नॉन ड्यूरेबल होते हैं, सेमी ड्यूरेबल होते हैं। और कंज्यूमर गुड्स के अलावा सर्विसेज भी इसके अंदर आती हैं, ठीक है। तो अगर बात की जाए ड्यूरेबल्स की, तो ड्यूरेबल ऐसे गुड्स हैं जो थोड़े लंबे टाइम तक चलते हैं। आप सबके घर में होंगे, रेफ्रिजरेटर वगैरह हो गया, टीवी वगैरह, जो टेलीविज़न होता है, ये सब क्या है कि ड्यूरेबल गुड्स है जो एक लंबे टाइम तक चलते हैं। वहीं सेमी ड्यूरेबल की बात करी जाए तो जैसे आपके जो कपड़े लत्ते हो गए, जो कपड़े वगैरह पहनते हो आप, वो सब क्या है, सेमी ड्यूरेबल होते हैं जो कुछ टाइम तक चलते हैं। और वहीं तीसरा हमने नॉन ड्यूरेबल की बात की थी, तो नॉन ड्यूरेबल वो हैं जो बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं चलते हैं। जैसे वेजिटेबल्स हो गए, ग्रीन वेजिटेबल जल्दी ख़राब हो जाते हैं। मिल्क हो गया तो उसको ज़्यादा टाइम तक आप नहीं रख सकते हो, ख़राब हो जाएगा। तो ऐसे प्रोडक्ट जो हैं जो ख़राब हो जाते हैं वो नॉन ड्यूरेबल होते हैं। तो इस तरह कंज्यूमर गुड्स को 3 कैटेगरीज वगैरह में बांटा गया है। वहीं पे हमने कैपिटल गुड्स को भी डिस्कस कर लिया है कि भाई कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं। कैपिटल गुड्स वो होते हैं जो हमारे वांट्स को या ह्यूमन वांट्स को इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं और जो फर्दर प्रोडक्शन, जो आप चाहे कंज्यूमर गुड्स की ही बात कर ले, उनके प्रोडक्शन के प्रोसेस में वो गुड्स जो हैं काम आते हैं, ठीक है। अब देखिए डिफरेंस देख लेते हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। तो देखिए सबसे पहले सेटिस्फैक्शन के बेसिस पे दे रखा है, दीज गुड्स आर सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली। तो कंजप्शन गुड्स वो होते हैं जो डायरेक्टली क्या करते हैं, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। वहीं पे अगर बात की जाए कैपिटल गुड्स की, तो कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, गुड्स सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसे होते हैं मैं बता चुका हूँ, हम उनका डायरेक्टली यूज़ नहीं करते हैं, पर जिन चीज़ों को हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं उनको बनाने में, उनके बनाने के प्रोसेस में वो काम आते हैं, ठीक। उसके बाद देखिए प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो क्योंकि भाई जो कंजप्शन गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स होते हैं, वो किसी चीज़ की प्रोडक्शन ही नहीं करते हैं, तो सीधी सी बात है कि दे डू नॉट प्रमोट प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो इनके पास कोई प्रोडक्शन कैपेसिटी के कोई मतलब नहीं बनता, कोई प्रमोट ही नहीं करते हैं क्या है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को। और वहीं पे अगर बात की जाए दे हेल्प इन रेजिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो ये जो हेल्प करते हैं प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने में, ठीक है भाई। जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने का काम करते हैं, उसको रेस करने के काम करते हैं। उसके बाद देखिए एक्सपेक्टेड लाइफ के बेसिस पे दे रखा है, तीसरा बेसिस जो है एक्सपेक्टेड लाइफ। तो देखिए मोस्ट ऑफ द कंजप्शन गुड्स हैव लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ। सिर्फ ड्यूरेबल गुड्स को छोड़कर बाकी सारे जो होती हैं उनके पास लिमिटेड जो है एक्सपेक्टेड लाइफ होती है, लिमिटेड एक्सपेक्टेड लाइफ होती है। ड्यूरेबल गुड्स की तो कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेड लाइफ होती है भाई। रेफ्रिजरेटर आप हर साल तो नहीं चेंज कर देते हो, या टेलीविज़न भी हर साल नहीं चेंज कर देते हो। तो जो ड्यूरेबल गुड्स है उनकी थोड़ी बहुत लाइफ होती है, बट बाकी सबकी इतनी लाइफ नहीं होती है। वहीं पर अगर बात की जाए कैपिटल गुड्स जनरली हैव एन एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर। तो जनरली देखा जाए तो जो कैपिटल गुड्स होती है तो कम से कम नहीं तो उसके 1 साल की तो लाइफ होती ही है, ठीक है। उससे ज़्यादा तो कितनी भी हो सकती है, पर कम से कम तो 1 साल की लाइफ देखी ही जा सकती है। एक्सपेक्टेड होती है उसकी लाइफ जो है जनरली 1 ईयर, ठीक है। तो ये जो है कंजप्शन गुड्स या कैपिटल गुड्स के बीच में डिफरेंस था। इसको आप सबको ईजिली समझ में आ गया होगा कि किस तरह से कंजप्शन गुड्स और अच्छा कुछ चीज़ें और ध्यान देने वाली है। कई बार जो कंजप्शन गुड्स होता है या कैपिटल गुड्स
को चूज़ करना आता है तो उसमें भी थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स की बात की थी, तो उसमें मैंने बताया था कि यूज के बेसिस पे भी हम इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स को यूज के बेसिस पे डिक्लेयर करते हैं कौन सा इंटरमीडिएट गुड है और कौन सा फाइनल गुड्स है। इसी तरह से कंजप्शन गुड और कैपिटल गुड को भी यूज के बेसिस पे हम देख सकते हैं कि कौन सा क्या है, कैपिटल गुड्स है या कंजप्शन गुड्स है। जैसे मान लीजिए कि भाई अगर बात की जाए एक गाड़ी के ले लीजिए, कार के ले लीजिए, तो अगर वो टैक्सी के रूप में यूज़ कर रहे हैं, टैक्सी की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो एक कैपिटल गुड्स की तरह यूज़ होता है वो। और वहीं अगर पर्सनली अगर हम किसी कार को यूज़ करते हैं, हमारा पर्सनल गाड़ी है, तो वो कंजप्शन गुड्स होता है। कंजप्शन गुड्स में भी कौन सा, ड्यूरेबल हो जाता है, जो लंबे टाइम तक चलता है। तो ये यहाँ पर भी जो कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स में थोड़ी बहुत जो कन्फ्यूजन होती है वो क्या होता है कि आप उसको यूज के बेसिस पे ही आप क्या कर पाओगे कि सेपरेट कर पाओगे कौन सा कंजप्शन गुड है और कौन सा कैपिटल गुड्स है। तो ये यूज के बेसिस पे ही क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्योंकि जब मैंने इसे पहले बताया कि भाई कंजप्शन गुड्स ड्यूरेबल भी होते हैं, तो जो ड्यूरेबल गुड्स है ना वो थोड़ा कंफ्यूज करने लग जाते हैं कि अब वो कैपिटल है या कंजप्शन है। तो ये आप यूज के बेसिस पे करेंगे, ठीक है। तो चलिए ये जो है आपका कैपिटल गुड्स और कंजप्शन गुड्स, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक लिख लेता हूँ इसके ऊपर, इतने आप इसको लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डेप्रिसिएशन। तो हम डेप्रिसिएशन डिस्कस कर रहे हैं। तो जो बच्चे कॉमर्स में हैं वो इस वर्ड को जानते होंगे, डेप्रिसिएशन क्या होता है। जो आर्ट्स में हैं उनके लिए स्पेशली जो है इसके डेफिनेशन को जानना ज़रूरी है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई एसेट्स लेते हैं, कोई फिक्स एसेट्स होता है, तो क्या होता है जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है तो क्या होता है उसकी वैल्यू में कमी आने लग जाती है, तो उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, जिस फ़ोन से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने ये फ़ोन जब लिया था तो ये 25,000 का था। तो क्या अब ये 25,000 का ही क्या ये सेल आउट हो जाएगा, क्या बिक जाएगा 25,000 का? ऐसा तो नहीं है, इसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ कमी आएगी, ठीक है। तो मान लीजिए कि आज के टाइम में इसकी वैल्यू 10,000 है, ठीक है, 10,000 है। तो इस पे डेप्रिसिएशन कितना लग गया भाई, 15,000 का लग गया, ठीक है। तो यही डेप्रिसिएशन होता है कि भाई टाइम जैसे जैसे पास होता है, जैसे जैसे टाइम निकलता है, तो चीज़ें जो हैं उनकी वैल्यू में कमी आने लग जाती हैं, तो उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब ये भाई कई कारणों से हो सकता है, टूट फूट के कारण भी हो सकता है, नॉर्मल टियर बियर कह सकते हैं, या टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाए। जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आने का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई नई टेक्नोलॉजी आ जाए तो लोग पुरानी टेक्नोलॉजी छोड़ देते हैं, या पुरानी टेक्नोलॉजी की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे आज के टाइम में आईफोन चलता है ना, तो भाई आईफोन का भी देखो कि जैसे जैसे आईफोन जब अपना नेक्स्ट आईफोन निकालता है, तो जो पुराने जो उसका पीछे का वर्जन होता है, जो पुराना आईफोन होता है, उसकी वैल्यू एकदम से कम कर देता है, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी निकालता है तो उसकी वैल्यू में क्या होती है, जो पुरानी टेक्नोलॉजी होती है उसकी वैल्यू में कमी आती है। तो ये भी एक डेप्रिसिएशन ही है। तो चलिए अब इसको हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए डेप्रिसिएशन क्या कहता है, रेफर्स टू दी फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स ड्यू टू द नॉर्मल वियर एंड टेयर, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन क्या कहता है कि क्या रेफर करता है कि भाई डेप्रिसिएशन में क्या है कि वैल्यू में फॉल होना किसके, फिक्स एसेट्स के। किसके वैल्यू में फॉल होता है, फिक्स एसेट्स के। किसके कारण, ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर एंड पासेज ऑफ द टाइम, या टाइम जब किसी चीज़ को हम परचेज कर लेते हैं एक लंबे टाइम बाद, जो हम उसको क्या कहते हैं, नॉर्मली हम उसको कहते हैं कि पुराना हो गया है ना, ठीक है। तो क्या होता है, टाइम पास होने से भी जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है उसकी वैल्यू में कमी आने लग जाती है। उसके बाद है एक्सपेक्टेड चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो भाई टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो जाती है तो पुरानी जो टेक्नोलॉजी होती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो मेनली अगर देखा जाए तो यहाँ पर 3 कारण है जो डेप्रिसिएशन के कारण है। अभी एक एग्जांपल और भी ले सकते हो इसमें कि भाई जैसे बाइक्स हैं, तो बाइक्स भी कोई लेता है, तो मान लीजिए किसी ने लाख रुपए की बाइक ली है, उसका 3-4 साल बाद वो बेचना चाह रहा है, तो क्या जितने 1 लाख रुपए की लिए तो क्या 1 लाख रुपए की बिक जाएगी? ऐसा तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो उसकी वैल्यू में कमी आई होगी। इवन जब हम बाइक परचेज करते हैं शोरूम से बाहर निकालने के बाद ही उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ कम हो जाती है। 10-15 हज़ार आप शोरूम वाले को वापस करोगे या किसी को भी बेचोगे, तो जैसी बाहर निकली 10-15 हज़ार रुपये उसके कम हो गए, 5-10 हज़ार तो कम हो ही जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है डेप्रिसिएशन, वैल्यू में
कमी आनी। अब हमने यहाँ पर जब डेफिनेशन पढ़ा तो इसमें हमने 3 चीज़ें देखी हैं। सबसे पहले नॉर्मल वेयर एंड टियर देखा, पासेज ऑफ टाइम देखा है, उसका एक्सपेक्टेड चेंज इन टेक्नोलॉजी। तो ये 3 रीजन होते हैं डेप्रिसिएशन लगने के। पहला रीजन क्या है, नॉर्मल वेयर एंड टियर, दूसरा रीजन क्या है, पासेज ऑफ टाइम, और तीसरा रीजन क्या है, बाय चेंज इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, नॉर्मल वेयर एंड टियर का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि जैसे जैसे आप कोई चीज़ यूज़ करते जाते हो तो उसकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी जो होती है कम होती जाती है। जो मशीनों की प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो क्या होने लगती है, कम होती जाती है। ठीक है, या वो बीच बीच में ख़राब होती हैं तो उस पर भी कुछ खर्चा आता है। तो ये नॉर्मल वेयर एंड टियर की बात हो रही है। वहीं पे अगर पासेज ऑफ टाइम की बात करें तो पासेज ऑफ टाइम का मतलब भी यहाँ पर यही है कि जैसे जैसे लंबा टाइम जाता है तो चीज़ें जो हैं उनमें उनकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी कम होने जाती है। और नेचर के कारण भी, जैसे रेन में या विंटर सीजन में, इन सब चीज़ों में क्या होता है कि उनमें खर्चे ज़्यादा आने लग जाते हैं, उनकी वैल्यू कम होने लग जाती है नेचुरल तरीके से भी। फिर उसके बाद है बाय चेंज इन टेक्नोलॉजी। बाय चेंज इन टेक्नोलॉजी का मतलब यहाँ पर यही है कि भाई नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो पुरानी टेक्नोलॉजी की वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे कि आज के टाइम में हम टच फ़ोन यूज़ करते हैं तो क्या होता है, जो पहले कीपैड वाले फ़ोन थे उनकी वैल्यू कितनी है, बिल्कुल इनके सामने नाम मात्र की है। वहीं पर जब हम पहले की बात करें, इससे 5-7 साल पहले की बात करें तो क्या होता था कि उन कीपैड वाले फ़ोनों की भी एक वैल्यू थी, लेकिन जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आई इनकी वैल्यू कम हो गई। और इसी के बीच में एक ये था कि भाई टच के साथ फिर एंड्रॉयड नहीं आता था। ठीक है, टच के साथ एंड्रॉयड नहीं आता था। शुरू में जब टच फ़ोन आने शुरू हुए, ठीक है, तो सिर्फ टच फ़ोन थे हैं। उसके बाद एंड्रॉयड आने शुरू हो गए, तो एंड्रॉयड आने शुरू हो गए तो उन जो विदाउट एंड्रॉयड टच फ़ोन थे उनकी वैल्यू कम हो गई, नए टेक्नोलॉजी आ गया क्योंकि एंड्रॉयड आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है चीज़ों की वैल्यू में कमी आने लगती है। जो पुरानी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हैं उनकी वैल्यू अपने आप कम हो जाती है, तो वो भी क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है। तो आई होप आप सबको डेप्रिसिएशन समझ में आ गया होगा। इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको समझना। ठीक है, इसलिए भी समझना ज़रूरी है क्योंकि ये जो है आप जब प्रैक्टिकल निकालोगे तब भी ये यूज होगा। उस टाइम ये कब यूज होगा, कैसा होगा, तो जब फॉर्मूला बनाएंगे उस टाइम सीखेंगे। तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, वैल्यू में कमी आना। ठीक है, तो चलिए आप सब इसको उतार लीजिए, देख लीजिए, मैं नेक्स्ट टॉपिक लिख लेता हूँ जब तक। तो चलिए 2 टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी भी क्या है कि नेशनल इनकम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी के बारे में नहीं जानते हैं तो आप आगे नेशनल इनकम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है, जरा उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले, रेफर टू दी दोज टैक्स विच आर इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं या सेल करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे, तो उस पे जो टैक्स लगाती है तो उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जनरली जो इनडायरेक्ट टैक्स होती है इसकी लायबिलिटी जो होती है किसी दूसरे के ऊपर डाली जा सकती है। ठीक है, तो इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहता है। और कई बार क्या होता है, इनडायरेक्टली टैक्स पे कर देते हैं, हमें पता भी नहीं होता है। जैसे कि आप सब क्या करते हो कि आप सब ने बुक परचेज किया होगा तो उस पर MRP लिखी होती है, लेकिन उस MRP के अंदर जो है सारे टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, तो आपने इनडायरेक्टली जो है टैक्स पे कर दिया तो उसको इनडायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल भी समझ लीजिए कि भाई क्या होता है कि जब इनडायरेक्ट टैक्स किसी चीज़ पे गवर्नमेंट लगा देती है तो उस चीज़ का प्राइस जो है इंक्रीज हो जाता है, हाइक हो जाता है, बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए ए प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस जो है 500, मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट 500 है। ठीक है, इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 500 है। अब क्या करती है गवर्नमेंट, इस पे 10% जो है क्या कर देती है, इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है। तो अब 500 का 10% कितना होगा भाई, 500 का 10% की अगर बात की जाए तो कितनी हो जाएगी, 50 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, 500 का 10% कितना हो गया, 50 हो गया। तो अब 50 इसमें जब प्लस कर दोगे, 500 प्लस 50 इक्वल टू इसकी प्राइस कितनी हो जाएगी, 550। तो जब इनडायरेक्ट टैक्स लगता है किसी चीज़ के ऊपर तो क्या हो जाता है, उसका प्राइस जो है इंक्रीज हो जाती है। आज के टाइम में देखो पेट्रोल की भी बात काफ़ी ज़्यादा चल रही है कि भाई पेट्रोल पे जो है स्टेट गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स लगाती है, और प्राइस इतना जो है हाइक हो रखा है। ठीक है, तो जिन चीज़ों पे टैक्स लगते हैं उन चीज़ों पे जो है क्या होता है, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। आज के टाइम में GST लगता है, तो GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है। वैट है, वैट एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जो
हम इनडायरेक्टली पेड कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है, उसकी लायबिलिटी किसी और पे। वहीं पे जब डायरेक्ट टैक्स की बात की जाती है तो उसकी लायबिलिटी किसी और पे नहीं डाला जा सकता है। डायरेक्ट टैक्स मतलब जैसे इनकम टैक्स, अब भाई इनकम टैक्स हमें खुद ही देना है, हमारा ही टैक्स है। हाउस टैक्स हो गया, तो ये सारे टैक्स जो हैं डायरेक्टली टैक्स हैं। वहीं पे जब जीएसटी की बात की जा रही है, वैट की बात की जा रही है, तो ये सब टैक्स क्या हैं, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि भाई ये कैसे प्राइस को इंक्रीज कर देता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, क्या होता है। उसके बाद देखिए सब्सिडी क्या होती है। सब्सिडी जनरली जो गवर्नमेंट होता है कई सारी चीज़ों पे छूट देते हैं, कुछ कीमतों की छूट देती है। जैसे उसके कुछ भी प्राइस होगा मार्केट में, उसमें कुछ ना कुछ छूट दे देगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, सब्सिडी कहते हैं। और ये वेलफेयर के लिए किया जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से वेलफेयर के लिए किया जाता है, तो इसको सब्सिडी कहा जाता है। ज़रा इसको हम डेफिनेशन से देख लेते हैं। सब्सिडीज आर द इकोनॉमिक असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द फर्म एंड हाउसहोल्ड विद अ मोटिव ऑफ जनरल वेलफेयर। तो ये वेलफेयर के लिए दिया जाता है, ठीक है, सब्सिडी, जिससे किसी चीज़ की प्राइस जो है कम हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, जैसे यही एग्जांपल है, अब इसकी कीमत 550 रुपये थी, जो भी ए प्रोडक्ट हमने लिया था। अब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि इस पे चलो तुम्हें 20% सब्सिडी दे दी जाती है, तो अब कितनी हो जाएगी, 20% नहीं, 20 रुपीज़ आपको सब्सिडी दी जाती है। तो 20 रुपीज़ अगर आप सबको सब्सिडी दी जाए तो ये 550 की थी, तो 550 में से 20 निकाल देंगे तो 530 की हो जाएगी। तो इसके क्या हो गया, जो प्राइस है एमआरपी जो होगी डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है किसी चीज़ के प्राइस को इंक्रीज करती है, वहीं सब्सिडी जो है प्राइस को डिक्रीज करती है। जनरली जो है सब्सिडी वेलफेयर के लिए दिया जाता है। तो आप सबको ये इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी समझ में आ गया होगा। अब ये आगे यूज़ कैसे होगा, क्या होगा, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसमें मेनली हम 3-4 फॉर्मूले डिस्कस करेंगे जो नेशनल इनकम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस टाइम हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी आप इसको समझ लीजिए कि भाई इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सब्सिडी क्या होती है। आप सब इसको देख लीजिए, मैं नेक्स्ट टॉपिक देख लेता हूँ, आज इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, NFI। NFI क्या होता है, तो देखिए पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इट्स रेफर टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो सिंपल सा है कि भाई जो फैक्टर इनकम हम रिसीव कर रहे हैं किससे, विदेशों से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, और हम पेड कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच के डिफरेंस को क्या कहा जाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का मतलब समझ में आ गया होगा आप सबको क्या होता है कि भाई जो हम पेड कर रहे हैं, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को फैक्टर इनकम जो पेड कर रहे हैं और जो फैक्टर इनकम हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिल रहा है, उनके बीच के डिफरेंस को कहते हैं, ठीक है। तो अब आप सबको समझ में आ गया होगा कि ये इसके बीच का डिफरेंस है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। सिंपल सी बात है कि अगर विदेशी हमसे ज़्यादा कमा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमसे 200 कमा रहा है, 200 करोड़ कमा रहा है, और वहीं पे अगर बात की जाए हमारे देश से उनको पेड कर रहा है, 200 करोड़ कर रहा है। और अगर बात की जाए कि हमारे जो कंट्री वाले हैं वो 100 करोड़ ही रिसीव कर रहे हैं, तो क्या होगा कि भाई 200 में से 100 निकाल दो तो हम 100 में क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो 100 - 200 इक्वल टू नेगेटिव का 100 आ गया, तो हम क्या होंगे, 100 नेगेटिव में होंगे, तो ये नेगेटिव ही हो सकता है। इसका अपोजिट अगर कर दिया जाए कि भाई हम रिसीव कर रहे हैं 200 करोड़, ठीक है, 200 करोड़ रिसीव कर रहे हैं और 100 करोड़ जो है हम पेड कर रहे हैं, ठीक है। हम रिसीव कर रहे हैं 200 करोड़ और 100 करोड़ पेड कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, हम 100 करोड़ क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। और अगर दोनों इक्वल है, तो दोनों अगर इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो NFIA है वो 0 होगा। तो इस तरह से नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 तीनों हो सकता है NFIA। अब बात की जाए कि भाई NFIA के कंपोनेंट क्या हैं या तत्व क्या है, कहाँ से मिलता है, तो सबसे पहले दे रखा है नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। नेट कंपनसेशन, यहाँ पर भी देखिए नेट वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ का मतलब ये हो गया कि हमारी कंट्री में जो विदेशों के एम्प्लॉयज़ हैं, अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो लेस देन 1 ईयर हैं, जो 1 साल से कम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो
हमारे कंट्री में जो विदेशों के एम्प्लॉयज़ हैं जो 1 साल से कम हैं, और ऐसे ही विदेशों में जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, 1 साल से कम काम कर रहे हैं, तो उन दोनों के डिफरेंस को नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ कहा जाता है। जो उनको सैलरी मिलती है, वेजेस मिलती है, उसके डिफरेंस को क्या कहा जाता है? नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो अब ये सेकंड जो पॉइंट है वो है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल है कि भाई अगर मान लीजिए हमारी कंट्री में कहीं प्रॉपर्टी है किसी अदर कंट्री की, और ऐसे ही हमारे कंट्री की प्रॉपर्टी है अदर कंट्री में, तो उनके बीच में जो भी अर्निंग हो रही है उसके बीच के डिफरेंस को क्या कहा जाएगा? नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरा जो है नेट रिटेन्ड अर्निंग। अब इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन आ जाती है क्योंकि बच्चों को ये जो रिटेन्ड वर्ड है ये थोड़ा कंफ्यूज कर देता है, तो इसको थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए। होता क्या है कि जो प्रॉफिट होता है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अब आगे जब हम फॉर्मूला समझेंगे जिसमें इनकम मेथड समझेंगे तो तीनों पार्ट देखेंगे, अभी मैं ऐसे ही बता देता हूँ। तो 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला क्या है कि भाई कॉर्पोरेट टैक्स, जो प्रॉफिट पे टैक्स दिया जाता है उसको कॉर्पोरेट टैक्स कहा जाता है, इसलिए उसको प्रॉफिट टैक्स भी कहा जाता है, तो जो टैक्स दिया जाएगा। दूसरा क्या होता है? डिविडेंड, जिसमें लोगों की सैलरी वगैरह दी जाती है जिससे खर्च आ जाता है। तीसरा होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो फ्यूचर में किसी भी पॉसिबिलिटी के लिए या इंसिडेंट के लिए बचा कर रहा जाता है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। जो रिजर्व प्रॉफिट होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वही रिटेन्ड अर्निंग होती है, ठीक है। तो वो भी नेट की बात कर रहे हैं, तो नेट मतलब यहाँ पर फिर से वही हो गया कि जो हमारे कंट्री में जो है रिटेन्ड अर्निंग हो रही है और जो विदेशों में रिटेन्ड अर्निंग हो रही है, उन दोनों के डिफरेंस को कहा जाएगा नेट रिटेन्ड अर्निंग। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद आपका टोटल बन जाता है क्या कि NFIA, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड और फैक्टर इनकम टू एब्रोड, इन दोनों के डिफरेंस को कहा जाता है NFIA। अब NFIA भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जब डोमेस्टिक इनकम से आप नेशनल इनकम पे जाएंगे तो NFIA वहाँ पर यूज होगा, प्लस होगा, तो इसलिए NFIA के बारे में आप सबको पता होना चाहिए इनके बारे में। अच्छा, स्पेशली ये 4 मार्क्स में भी आ जाता है क्वेश्चन, तो 4 मार्क्स में आप डेफिनेशन तो सिर्फ लिखेंगे नहीं, डेफिनेशन लिखने के बाद ये तीनों पॉइंट भी आप सबको डिस्कस करना होगा उसके अंदर, तब जाकर आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आज के वीडियो जो है यहीं ख़त्म करते हैं। इसके बाद जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें हम फॉर्मूला वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी हम इसको ख़त्म करते हैं। चलिए, थैंक यू।